जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस थे, जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी जेएनयू की, उसको वापस से इम्प्रूव और रीइंस्टेट कराना है। आप देखिए कि वोट्स जो हैं और भी प्रोग्रेसिव संगठनों को मिले हैं, एक तरफ़ा या एकदम से दो तरफ वोट नहीं डिवाइड हुए हैं। और देश भर में जब आप देखेंगे एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो जेएनयू अभी भी एक मॉडल के तौर पे खड़ा हुआ है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन के मॉडल के तौर पे। हमने जो भी यहाँ पे जीएस कैश हो या एमसीएम हो, डेप्रिवेशन पॉइंट्स हो, फ़ी हाइक के अगेंस्ट का स्ट्रगल हो, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उसको लीड किया है, उसको लड़ाई लड़ी है और जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तो आपकी पॉलिटिक्स वो लोग करेंगे जो आपको कंट्रोल करेंगे, जो आपकी आवाज़ को कभी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो गुरुवार को जेएनयू छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं, जहां पर चारों सीटों पर लेफ्ट ने बाजी मारी है। चारों सीटों पर इस बार लेफ्ट के चारों कैंडिडेट्स ने अपना पूरा हाथ जमाया है और चारों सीटों को लेकर जो देखा जाए, इस पर एक कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है। वहीं बात करें एबीवीपी की, तो उनके हिस्से में इस बार 0 सीट आई है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की नई प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार उनका विज़न क्या है जेएनयू को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, उनका मोटिव क्या है कि कैसे वो अपने प्रेसिडेंटशिप को आगे बढ़ाएंगी और किस तरह से स्टूडेंट से वो कनेक्ट रहेंगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप प्रेसिडेंट के पद पर काबिज़ हुई हैं। तो किस तरह से इस जीत को देखती हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से कांटे की टक्कर थी एबीपी और आपके बीच में। तो आपने 1341 वोटों से आप जीत हासिल की है, तो कैसा लग रहा अ, ऐसा नहीं है कि एबीवीपी के साथ कांटे की टक्कर थी सिर्फ। आप देखिए कि वोट्स जो हैं और भी प्रोग्रेसिव संगठनों को मिले हैं, एक तरफ़ा या एकदम से दो तरफ वोट नहीं डिवाइड हुए हैं। आप सारे पैनल्स में देखिए, एबीवीपी वाज़ नॉट द ओनली अदर स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। पिछले बार भी हमने देखा कि बिना अलायंस के दो अलग अलायंस बने थे बड़े, उसके बावजूद एबीवीपी सिर्फ एक सीट पर, वो भी बहुत कम मार्जिन से जीत पाया था। तो ऐसा नहीं है, और सिर्फ सेंट्रल पैनल में नहीं, एसएल, एसआईएस, एसपीएस, ट्रिपल एस, कहीं भी एबीवीपी नहीं है। एसओई में उनके 2 सीट्स आए हैं सिर्फ, संस्कृत में सिर्फ 1 सीट है। तो स्टूडेंट्स जो हैं जेएनयू के, वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिटिक्स है, हेट्रेड की, उनकी जो वायलेंस की पॉलिटिक्स है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या विज़न लेकर आप आगे बढ़ेंगी? किस तरह से आप स्टूडेंट से कनेक्ट होंगी? क्योंकि देखा जाए तो स्टूडेंट्स ने आपको अपना एक पसंदीदा उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से आप इस पद पर आप पहुँची हैं। तो क्या मोटिव रहेगा, क्या विज़न रहेगा? बहुत लंबी लिस्ट है मुद्दों की। जो 1 दशक से फंड कट हो रहा है जेएनयू पे, उसका असर आपको हर तरफ दिखेगा जेएनयू में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे अभी देखिए लाइब्रेरी में बिना हमसे पूछे पहले भी इंस्टॉल पुलिस के दम पे एक सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश की गई थी। जब उसको रोका गया, तो उस समय वो कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया था। उस कमेटी का क्या हुआ, उसका रिपोर्ट कहाँ है, ये हमें नहीं बताया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमेटी का गठन हुआ और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तब ये लोग चुपके से हमारे पीठ के पीछे जाकर वो इंस्टॉल कराते हैं। उसे रोकना है। उसके बाद हमारे साथियों पे जो हिंसा हुई थी, और हम देखते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं कराई, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे एमसीएम की बात हो, जेएनयूई की बात हो, जीएस कैश की बात हो, सीपीओ मैनुअल के ख़िलाफ़ की जो लड़ाई है, जिसके तहत ही जब इनकी जो दमनकारी नीतियाँ ये लागू करते हैं और जो स्टूडेंट्स उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए ये ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं, लेकर आते हैं। तो उन सब के ख़िलाफ़ लड़ना है। और जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस थे, जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी जेएनयू की, उसको वापस से इम्प्रूव और रीइंस्टेट कराना है। हम अक्सर देखते हैं कि जेएनयू की बात जब भी आती है तो उस पे कहीं ना कुछ एलिगेशंस शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कभी आप मेंबर्स की तरफ से एक खटास बनी रहती है। तो आप कैसे मेंटेन करेंगी, कैसे आप अपने बात को आगे रखेंगी, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन पे मतलब अपने मुद्दों पे खरी उतरेंगी? यहाँ पे ऐसा डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
टीम, मतलब मेरी ऐसे कोई टीम नहीं है, हम सब साथी हैं। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स उनका अपना एक नेचर है, और उनके नेचर में ये इनहेरेंट है कि वो हमेशा हमारे ख़िलाफ़ ही पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसमें उनकी सरकार का जहाँ से फ़ंड आता है कॉरपोरेट का, उसका फ़ायदा हो। और इसीलिए वो यूनियन पे, यहाँ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोग्रेसिव, उन पे उनका हमला जो रहता है वो चलता रहता है, चलता आया है। तो हमें पता है कि हमें उनके सामने स्ट्रगल ही करना है, हमें उनसे लड़ाई करनी है। अगर वो हमारी बात मानते तो ये जो पीठ पीछे काम किया इन्होंने, लाइब्रेरी में सर्विलांस सिस्टम लगाया, वो क्यों लगाते? सो देयर नेचर इज़ क्लियर एंड हमारा भी नेचर क्लियर है कि हम हमेशा उनके सामने डटकर खड़े रहें, और हमें जो चाहिए हम उनसे मनवाएंगे। और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के दम पे होगा, वो किसी के अकेले की बात नहीं है। मैं अकेले वहाँ जाकर मेरे हीरोइज़म पे या उस पे एडवेंचरिज्म से कुछ नहीं हो सकता। जब तक स्टूडेंट्स हम सब साथ में मोबिलाइज होते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स, मतलब हिस्ट्री रही है ना, हमने जो भी यहाँ पे जीएस कैश हो या एमसीएम हो, डेप्रिवेशन पॉइंट्स हो, फ़ी हाइक के अगेंस्ट का स्ट्रगल हो, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उसको लीड किया है, उसको लड़ाई लड़ी है और जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए ऑल ओवर देश की बात करें, सिटीज़ की बात करें, सोसाइटीज़ की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो सबसे जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो है वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर किस तरह का मतलब माहौल होगा, कैसे आप उसको कवर करेंगी, कैसे आप मतलब वुमेन्स को लेकर एक फील बनाएंगी कि हाँ अब वो जो है जेएनयू में बिल्कुल सेफ़ है? देखिए, जेएनयू, जब हम इससे पहले जीएस कैश की बात कर रहे थे, तो वो जेएनयू का एक इजाद था। वो सिर्फ उसी विशाखा गाइडलाइंस जब आ रहा था, उसी के साथ साथ जीएस कैश की भी लड़ाई उस दौर में यहाँ की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, और वो वैसा इंस्टीट्यूशन बनाया जिसके तहत जेएनयू में उसका फुल फॉर्म है जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो वो एक प्रोएक्टिव काम होता था वहाँ पे। जैसे आईसीसी जो होता है, जिसकी मैं मेंबर थी इससे पहले, वो सिर्फ पनिश करने का, या उसका काम रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि कुछ हुआ उस पे वो एक्शन लेते हैं। और लेकिन जीएस कैश जो था वो प्रोएक्टिव काम करता था। वो स्टूडेंट्स को वो ये मान के चलता था कि बाहर से, चाहे वो कोई भी जेंडर का स्टूडेंट हो, वो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स अपने दिमाग में लेकर आते हैं। हमें उन पे काम करके उनको सेंसिटिव बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है। वैसी संस्थाओं को ख़त्म किया गया है, 2017 में उसको ख़त्म किया गया। उसके वजह से वो जो डिस्कोर्स है जेंडर का, कमज़ोर पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जेएनयू के स्टूडेंट्स ने हर जगह महिलाओं को चुनकर भेजा है। एसएल में देख लीजिए, ट्रिपल एस में देखिए, ट्रिपल एस में 3 महिलाएं हैं मेरे गिनती में, अभी जो मुझे याद है। एसआईएस में भी एक महिला हैं। एसएल में 2 महिलाएं चुनकर आई हैं। एसपीएस में भी 1 महिला चुनकर आई हैं। इतना जानकारी मुझे है। सेंट्रल पैनल में 3 महिलाएं हैं। तो खैर, ये ऐसे सोच समझ के नहीं हुआ था, और मुझे यकीन है कि उनको उनके जज्बे और उनके काम के लिए वोट मिला है। उनके महिला होने भर से उनको वोट नहीं मिला है। तो लेकिन हाँ, जेएनयू जो है हमेशा से जाना गया है, जेएनयू का जो कल्चर है, यहाँ पे आपको कैमरे नहीं दिखेंगे, क्योंकि कैमरों से वो उस तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे पे विश्वास और एक दूसरे पे रिलायबिलिटी, जो कि एक डिस्कोर्स से सेट होता है कि किसी को भी पता है कि हम सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते, चाहे फिज़िकली, चाहे सेक्सुअली या चाहे वर्बली। उस पर जेएनयू एज अ कम्युनिटी एक्शन लेगा और माफ़ नहीं किया जाएगा। उस वजह से, चाहे यहाँ पे जो रात भर ढाबे खुले रहते हैं उसके वजह से जो कल्चर है, रात भर लाइब्रेरीज़ खुली रहती है उसके वजह से जो एक मोबिलिटी है वो बरकरार रहती है, उसके वजह से जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी रहती है। तो अब हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका विज़न क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो किस तरह से स्टूडेंट्स की जो प्रायोरिटीज़ है, जो उनकी मांग है, वो पूरी करेंगे। और इसी के साथ जो है जेएनयू इलेक्शंस को भी लेकर थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो इस चुनाव को, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ लीडर के तौर पर देखते हैं?
सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो ये चुनाव जो हम जीते हैं, इस कैंपस की जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रहे और इस कैंपस का जो छात्र समुदाय रहा है जिसने बार बार विश्वास जताया है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में, ये उन सभी की जीत है। और साथ ही जीत है उस सपने की जो भी वंचित वर्ग से छात्र, चाहे दलित पिछड़े या मुस्लिम समाज से जो लोग हायर एजुकेशन में आने का सपना देखते हैं, विश्वविद्यालयों में आने का सपना देखते हैं, ये उस सपने की जीत है कि वो सपना जब यहाँ लेफ्ट यूनिटी पैनल जीता तो वो सपना बचा रहा है इस कैंपस में। तो अभी जैसे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी मांगे होती हैं, डिमांड्स होती हैं कि अगर वो अपना कोई लीडर चूज़ कर रहा है तो एक वो ज़रिया बन जाता है कि अपनी बात को ऑर्गेनाइजेशन तक आप लोगों के थ्रू पहुंचाते हैं। तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी स्टूडेंट्स को लेके, किस तरह की मतलब डिमांड्स अब उनकी पूरी की जाएंगी? तो सबसे पहले जब मैं इस कैंपस में आया, मैं अपना जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया था। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे किस तरह से वहाँ एक धन बल की राजनीति होती है कि आप फरारी से आएंगे, आप पोर्शे से आएंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन जब जेएनयू की अगर राजनीति देखेंगे तो वो पर्चा पोस्टर की राजनीति है, जो छात्र उन लोगों को चुनकर भेजता है जो साल भर उनके मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जब मैं जेएनयू 2022 में आया तो मैं उससे पहले, जेएनयू में आने से पहले मेरा छात्र राजनीति से या मेरे परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं रहा है ऐसे पॉलिटिक्स का। लेकिन जब मैं एक छात्र के तौर में जेएनयू में आया तो मैंने देखा कि जेएनयू आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको ये महसूस करवाता है कि आप अपनी आवाज़ बेबाक तरीके से रख सकते हैं। जेएनयू में हम एक बात करते हैं लर्न और अनलर्न की, कि जब हम सोसाइटी से आते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं हम पॉलिटिक्स को लेके, कि आपका सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कह के भेजते हैं कि जेएनयू जाना या कहीं भी जाना तो पॉलिटिक्स मत करना। लेकिन आप जब जेएनयू में आएंगे तो जेएनयू आपको सिखाता है कि आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तो आपकी पॉलिटिक्स वो लोग करेंगे जो आपको कंट्रोल करेंगे, जो आपकी आवाज़ को कभी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और ये कैंपस अगर बचा हुआ है तो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, कि अगर कुछ भी फरमान अगर सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाए जाते हैं तो इस कैंपस का स्टूडेंट हमेशा रेसिस्ट करता रहा है। और इस बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो छात्रों के जो मैंने पहले मुद्दे बताए, उन सभी मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे कि इस कैंपस में और देश भर में जब आप देखेंगे एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो जेएनयू अभी भी एक मॉडल के तौर पे खड़ा हुआ है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन के मॉडल के तौर पे। तो हम उसी मॉडल को लेके छात्रों के बीच में गए और हम उनसे अपील किया, उनसे समर्थन की अपील की। और हमें खुशी है और हमें विश्वास भी था कि छात्र हम पे जिस तरह से उन्होंने साल दर साल भरोसा जताया है, इस बार भी हमको भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। जैसा कि देखा जाए तो इस बार फीमेल कैंडिडेट्स बहुत सारी थी और जीत भी 3 फीमेल्स ने की है, एक आपने किया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनावों में और भी बहुत सारी जगहों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले वही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हाँ, हमारा जो लेफ्ट यूनिटी पैनल है उसमें इस बार 3 फीमेल स्टूडेंट जीत के आई हैं। ये जेएनयू जो हमेशा जेंडर जस्टिस के लिए जाना जाता है उसकी जीत है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखें, ये कैंपस में जाना जाता है जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए, कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट आती है तो उनको जेंडर की वजह से डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से पितृसत्ता जो है पूरे समाज में हावी है। तो उसमें बहुत मुश्किलों के बाद एक फ़ीमेल स्टूडेंट शैक्षिक संस्थानों में आ पाती है, तो इसलिए जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता था। तो एक समय में जेएनयू में 60% के आसपास महिलाएं थीं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह की वो संख्या है वो लगातार घटी है। उस घटने का कारण है कि जो पीएचडी में डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता था उसको पिछला जो वीसी थे मामी डाला, जिसको आरएसएस ने बिठाया था, उन्होंने उस डेप्रिवेशन पॉइंट को ख़त्म कर दिया। और आज केवल बीए और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट, उन्हीं को डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई रहेगी कि जो डेप्रिवेशन पॉइंट पीएचडी में मिलता था फीमेल स्टूडेंट्स को, उसको रिस्टोर करवाया जाए, क्योंकि आज कैंपस में केवल 40% महिलाएं रह गई हैं। और अगर महिलाएं कम रहेंगी, स्पेसेस में कम रहेंगी, तो ज़रूरी है कि एवीपी के संगठन के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष को, जो हमारे अध्यक्ष थे पिछले, उनको ये बोलते हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कि आप क्या महिला हो गए हैं, क्योंकि उनके विचार में कि है कि महिलाएं बोलती नहीं हैं। लेकिन इस बार जब 3 महिलाएं चुन के आई हैं और उनको हरा के आई हैं, तो ये उस जो पितृसत्तात्मक सोच है या मनुवादी सोच है एवीपी की, उसको एक करारा जवाब है।
तो जैसा कि हमने बात की जेएनयू के नए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से, तो उन्होंने बताया हमें कि वो किस तरह से आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स की मांग को ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखेंगे और जो उनकी डिमांड्स है उन्हें वो पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर चारों सीटों पर लेफ्ट ने बाजी मारी है। इस बार एबीवीपी के खाते में 0 सीट आई है। बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर एबीपी ने जनरल सेक्रेटरी का पद हासिल किया था, लेकिन इस बार ये पद भी उनके हाथों से निकल गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ DH।